So, good evening, everyone. Am I audible to you? So, this is the first session of the new year. Happy New Year to all of you. आप लोगों ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और 2024 विल बी लैंडमार्क ईयर फॉर यू बिकॉज जनवरी के आज 2 जनवरी है और हम लोग आई गेस थर्ड क्लास को पढ़ रहे हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि आप सभी लोग 2024 में सबसे बड़े ड्रीम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के यूएस सीपीए को कंप्लीट करें। बहुत पॉजिटिव नोट पे हम लोगों ने क्लास स्टार्ट की है, बिल्कुल साल के स्टार्टिंग में ही आपके बेसिक्स। और अच्छी बात ये कि आप सभी लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो पहला मॉक टेस्ट हमारा था उसमें अगर मैं क्लास का एवरेज स्कोर कंसीडर करूं, अभी क्लास में पूरे स्टूडेंट तो नहीं आए हैं, लेकिन अगर क्लास के एवरेज स्कोर को कंसीडर करूं तो वो ऑलमोस्ट 85% था। मतलब सभी लोगों ने अगर फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम परफॉर्मेंस दी तो उसमें 85% सभी करा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका बिलो 50 था, कोई मतलब एक एवरेज होता है ना, एवरेज में सारे आ जाते हैं। बट मैंने देखा कि सभी ने, जिन्होंने मॉक टेस्ट दिया है पहला, जो हमने बेसिक लेवल की स्टडी की, आउट ऑफ 27 क्वेश्चन, मैंने देखा है कि सभी के क्वेश्चंस जो हैं वो 85 to 90% क्लियर थे। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका स्कोर 50% के नीचे था वो मुझे तो देखने को नहीं मिला, तो एक अच्छी बात है। तो आप लोग इस बात के लिए तो कॉन्फिडेंट हो गए होंगे कि सर हमको थोड़ा सा बेसिक ऑफ ऑडिट समझ में आना शुरू हो गया है, जिसमें कि आपने ऑडिट के बारे में ये समझा कि ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, रीजनेबल अश्योरेंस के बारे में आपने डिस्कस किया, ऑडिट एविडेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। तो बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी और उसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए वो काफी, मतलब उसमें एक एक्सपर्ट लेवल हम मान सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको पहले क्लास में कोई इशू आए हो? सो आई गेस सभी को सारी चीजें समझ में आई हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं, और थ्रू आउट द ईयर ऐसा ही रहेगा। सर आई अंडरस्टैंड द असर्शन बट इन द एमसीक्यूज आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द असर्शन। असर्शन की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया गुरनूर ने कि सर कई बार हम लोग असर्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे असर्शन में आपको कंप्लीटनेस चेक करना कहां पर है, कहां पर आपको असर्शन में कंप्लीटनेस के बाद आपका एग्जिस्टेंस आ जाता है, वैल्यूएशन आ जाता है, एक्यूरेसी आ जाती है। तो ओवर द पीरियड आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। एक जब अब हम जब फर्स्ट यूनिट के एंड पे पहुंच जाएंगे ना, तो मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा जिसमें कहां पर इंक्वायरी रिक्वायरमेंट्स होती है, कहां पर एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कहां पर हम फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। जरा 2-3 यूनिट पूरी कंप्लीट होने दो, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल भी आ जाएगा, कहां टेस्ट ऑफ कंट्रोल है। तो मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। दैट्स वाई मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। मतलब ये नोट्स मैं आपको इतने अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर दूंगा कि आप जब लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करने जाएंगे तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। So let's begin another session. Today is the third session of USCP Audit 2024. तो आज हम एक छोटी सी यूनिट को कंप्लीट करेंगे, देन अगेन आफ्टर दैट वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस। तो उसके बाद आप लोग अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों के साथ में एक सिमुलेशंस। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग, जैसे हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, पहली यूनिट के अंदर 5 सब यूनिट्स हैं, आज हम सेकंड सब यूनिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जब हम सेकंड सब यूनिट को भी फिनिश कर लेंगे, 5 सब यूनिट को फिनिश कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको सिमुलेशंस का गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। कुछ सैंपल बेसिस पे हम लोग सिमुलेशंस क्लास में सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट को हम 5-5, 10-10 स्टूडेंट की एक पर्सनल स्टडी प्लान बनाकर कि आपने पहली यूनिट में ये आपकी परफॉर्मेंस, तो उसके बाद मैं आपके साथ में एक 1-to-1 जूम मीटिंग करूंगा। 1-to-1 तो नहीं, मतलब 2-3 स्टूडेंट को एक बैच में रख लेंगे, 3-3 स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, 3-3, 4-4 स्टूडेंट को उसमें रख कर डिस्कस करेंगे। लेकिन वी शुड हैव एजेंडा। अभी अगर मुझे आपके साथ डिस्कशन करना हो तो आई डोंट हैव योर परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मुझे आपके मॉक टेस्ट को एनालिसिस करना पड़ेगा, आपकी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझना पड़ेगा। उसके लिए मुझे एटलीस्ट 1 यूनिट को पूरी फिनिश करने दो। जब हम 1 यूनिट को पूरा फिनिश कर लेंगे, आप लोग उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेंगे, आप लोग उसके सिमुलेशन सॉल्व कर लेंगे और एक फुल मॉक दे देंगे मुझे 100 क्वेश्चन का। उसके बाद मैं ग्रुप पे डालूंगा टेलीग्राम चैनल पर कि हम लोग इस डे पर मिलने वाले हैं। उस पर आप लोग अपने कंसर्न, जो भी आपको अगर कोई इश्यूज आते हैं, उसको भी हम क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। बस
कपल ऑफ डेज की और बात है, मोस्ट प्रोबेबली संडे विल डिस्कस ऑल द थिंग। इसलिए संडे का जो सेशन होगा उसमें सिमुलेशंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और वो कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, सो यूनिट 1 का सेकेंड लेक्चर बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब हम पढ़ रहे थे बेसिक क्लासेस भी, तो उसमें भी हमने डिस्कस किया था कि ऑडिट के अलावा भी एक प्रोफेशनल पर्सन, एक प्रैक्टिशनर बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो उन सर्विसेज के बारे में आज हम क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन सर्विसेज में सबसे पहले हमने 3 चीजों को यहां पर मेंशन किया है: प्रिपरेशन, कंपाइलेशन एंड रिव्यू। अगर मैं आपसे पूछूं एक पॉइंट में, क्या ये तीनों सर्विसेज ऑडिट से बड़े लेवल की सर्विसेज हैं या बिलो द लेवल ऑफ ऑडिट हैं? मतलब प्रिपरेशन, कंपाइलेशन और रिव्यू, ज्यादा स्कोप, ज्यादा एक्सटेंसिव स्कोप ऑडिट का किसमें होगा? प्रिपरेशन, कंपाइलेशन और रिव्यू। ऑडिट चारों में से अगर हम कंपेयर करें तो आप सभी ये कहेंगे कि सर ऑडिट, ऑडिट जो है वो ज्यादा डेप्थ लेवल की सर्विस है, एक्सटेंसिव लेवल की सर्विसेज है। तो हम एक एक चीजों को ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इनको बहुत अच्छे से एनालाइज करेंगे और 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में। लाइव सॉल्व करेंगे आज 10 के 10 क्वेश्चंस। तो जब सर हम ये वाली सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो इसकी जो डेजिग्नेटेड बॉडी है अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विस कमेटी, ये बोल्ड मैंने इसलिए किया है कि अगर कोई एमसीक्यू आपने को देखने को मिल जाए तो अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विस कमेटी एज ए सीनियर टेक्निकल कमिटी अथोराइज टू इश्यू प्रोनाउंसमेंट। तो यहां से प्रोनाउंसमेंट इशू किए जाते हैं इन कनेक्शन विद अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई सर यहां पर, कि ये जो सर्विसेज हैं ये अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर प्रोवाइड की जा रही है, और इसके लिए जो स्टेटमेंट लगेंगे, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज। अगर मैं आपसे पूछूं ऑडिटिंग के लिए क्या एप्लीकेबल होता तो आप क्या बोलेंगे? यहां पर हमें समझना है स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज। क्या ये ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल हो सकते हैं? नहीं सर, ये ऑडिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? ये 3 सर्विसेज, प्रिपरेशन, कंपाइलेशन एंड रिव्यू। ऑडिटिंग के लिए हमने डिफरेंट पढ़ा हुआ है। ऑडिटिंग के लिए हमने क्या पढ़ा हुआ है? गैस, कई बच्चे बोलेंगे गैस, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, एसएएस, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, एसएएस। तो अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन, बहुत ही आसान है। प्रिपरेशन को हमने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा था। प्रिपरेशन एंगेजमेंट इज नॉट अटेस्टेशन सर्विस। तो जहां कहीं भी नॉट अटेस्टेशन वर्ड आएगा, इसका मतलब यहां पर किसी भी प्रकार का कोई ओपिनियन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अगर आप अटेस्टेशन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप किसी प्रकार का कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं। तो प्रिपरेशन मतलब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने से रिलेटेड, प्रिपेयर करने से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर आप एक पब्लिक अकाउंटेंट है और लेट्स से आप पब्लिक प्रैक्टिस में नहीं है, या आप इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो भी इस प्रकार की सर्विसेज को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि प्रिपरेशन एंगेजमेंट में स्पेसिफिकली बात क्या लिखी है कि आपको एक तो इंडिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, डज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी। विदाउट इंडिपेंडेंस भी आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार की सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने यहां पर हाईलाइट करके लिख दिया है, वेरीफाई द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। इसका मतलब सिंप्लीफाई वे में बोला गया है कि अगर आपको किसी कंपनी का ट्रायल बैलेंस दे दिया जाए, ट्रायल बैलेंस में क्या होता है सर? ट्रायल बैलेंस में सारे क्लोजिंग फिगर आते हैं, सभी को पता होगा। ट्रायल बैलेंस में मेंशन है सेल्स 50 करोड़, ट्रायल बैलेंस में मेंशन है परचेज 20 करोड़। आपको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टॉक रजिस्टर देखने की जरूरत नहीं है, आपको शिपिंग डॉक्यूमेंट देखने की जरूरत नहीं है। आपने केवल वो इंफॉर्मेशन लेना, उसका इंफॉर्मेशन को यूज कर कर उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की सर्विसेज दे देना, प्रिपरेशन करने की सर्विसेज देना। तो आपकी ड्यूटी नहीं है कि वो एक्यूरेट है या नहीं है, या कंप्लीट है या नहीं। और यहां पर आपको एविडेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट। एविडेंस कहां लगते हैं? जहां पर ओपिनियन एक्सप्रेस हो। और जब ओपिनियन एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, कोई कंक्लूजन ही नहीं आ रहा,
तो आपको एविडेंस लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रिपरेशन इज अ वेरी सिंपल सर्विसेज, जस्ट प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब प्रिपरेशन सर्विसेज में क्या आता है कि कई बार सॉफ्टवेयर को यूज कर कर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट कर देते हैं। जैसे इंडिया में आपने टैली दिखा होगा, ऐसे अमेरिका में क्विक बुक चलता है। आप लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूं, जब अगर आप अगर यूएस में रहते हैं या अगर आपको यूएस कंपनीज की अकाउंटिंग सीपीए की करना, तो आप क्विक बुक सीख लेंगे, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा फ्यूचर में, अगर आपको अपनी टैक्स प्रैक्टिस स्टैब्लिश करना है तो। क्योंकि वहां पर इस क्विक बुक बहुत ज्यादा, जैसे इंडिया में टैली चलता है, वहां पे छोटे बिजनेस वाले जो हैं वो क्विक बुक का यूज करते, तो आपने क्विक बुक सॉफ्टवेयर को यूज करके उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जनरेट कर लिया। दिस दिस काइंड ऑफ सर्विसेज कॉल्ड प्रिपरेशन सर्विसेज। और इंपॉर्टेंट लाइन, हम प्रिपेयर कर रहे हैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो हिस्टोरिकल भी की जा सकती है और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए जा सकते हैं। ग्रीन लाइन इसीलिए की है कि इसका मतलब, सर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी कंपनी के ऑडिट को क्या हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का ऑडिट कर सकते हैं क्या? और अगर ऑडिट क्यों नहीं कर सकते, कौन बताएगा? रीजन बीइंग, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ना करने का रीजन बताइए। सबको मैं सबसे सुनना चाहता हूं, मैंने चैट में प्राइवेट करा रखा है, मैं ही देख पाऊंगा। मैं उस पॉइंट को आपसे देखना चाहता हूं, क्योंकि अभी आप स्टार्टिंग में हैं। वेरी गुड, सभी लोग लिख रहे हैं कि सर ऑडिट करने के लिए हमें ऑडिट एविडेंस चाहिए, और जो फ्यूचर में इंफॉर्मेशन आएगी उसका ऑडिट एविडेंस आज कैसे आएगा? तो जब हमारे पास कोई ऑडिट एविडेंस ही नहीं है, तो हाउ कैन वी गिव द सर्विसेज फॉर द auditing? We are not able to provide, we are not able to express opinion on the financial statement. So that's why यहां पर प्रोजेक्शन के ऊपर, सर प्रोजेक्शन के ऊपर क्या रिव्यू लग पाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी हम प्रिपरेशन पर हैं। लेकिन चलिए, आपने बेसिक क्लासेस पढ़ी हैं, क्या रिव्यू किया जा सकता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? वहां पर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर, क्योंकि जहां कहीं भी ऑडिट एविडेंस चाहिए ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दैट्स व्हाई मैंने इनको ग्रीन येलो, ये आपको याद रहे हमेशा के लिए। तो सर प्रिपरेशन सर्विसेज में तो दो तीन बातें ही हमने याद रखना है और कुछ नहीं रखना है। अब आगे बढ़ रहे हैं कंपाइलेशन सर्विसेज, पढ़ रहे हैं कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन क्या है? आपको कई बार ऐसा लगेगा सर कंपाइलेशन और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर सिमिलर काइंड ऑफ सर्विस। सिमिलर नहीं है। आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज है, तो आप यहां पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट करने की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर, एक कंपनी एक लीज कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब लीज कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि वो कैपिटल लीज होगी या ऑपरेटिंग लीज होगी। अब वो कंडीशन क्या होती है कैपिटल और ऑपरेटिंग की, वो यूएस गैप का पार्ट है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि कैपिटल लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज होती है। इस प्रकार का क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार की सर्विसेज है? कंपाइलेशन। तो कंपाइलेशन में भी इंडिपेंडेंस की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन यहां पर डिटर्मिनेशन की रिक्वायरमेंट है कि आप इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। आपको उस रिपोर्ट में, जब आप अपनी फाइनेंशियल, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करेंगे, कंपाइलेशन से रिलेटेड सर्विस करेंगे, तो एक रिपोर्ट दी जाएगी और उस रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा कि इफ यू आर लैकिंग द इंडिपेंडेंस, तो आपको इस बात को मेंशन करना है। डिस्क्लोजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको डिस्क्लोज एनी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड। डिस्क्लोजर देना यहां पर कंपलसरी। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है एसोसिएट हिज और हर नेम विद द स्टेटमेंट्स। आप दे सकते हैं कि अपना नाम उस स्टेटमेंट के साथ में दे सकते हैं। और इसमें रिपोर्ट्स भी आ रही है, देखिए रिपोर्ट। सर क्या प्रोस्पेक्टिव हो सकता है? यस। यहां पर भी हम प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपाइल करने से रिलेटेड सर्विसेज। तो सर एक बात याद हो गई, प्रिपरेशन और कंपाइलेशन जो है वो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हिस्टोरिकल पे तो कर ही सकते हैं और प्रोस्पेक्टिव पे भी कर सकते हैं। तो कंपाइलेशन इज जस्ट सिंपल सर्विसेज।
अब आगे बढ़ रहे हैं हम रिव्यू। तो रिव्यू जो सर्विस है वो कंप्लीटली डिफरेंट। रिव्यू में हम क्या कर रहे हैं, एक कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहे हैं, और रिव्यू में दो ही चीजें होती हैं। या तो अब इंक्वायरी करेंगे। अब इंक्वायरी क्या हो सकती है, मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपने सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है कि नहीं कर लिया, क्या आपने लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लायंसेस कर लिया है कि नहीं कर लिया। रिव्यू, एक आप क्या कर रहे हैं, किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में खास खास चीजों को रिव्यू कर रहे हैं। तो रिव्यू में केवल दो ही प्रकार की ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है, एनालिटिकल प्रोसीजर और इंक्वायरी। आप सभी को एनालिटिकल प्रोसीजर मैंने बेसिक क्लासेस में समझा दिया है। मैंने बोला था कुछ चीजें बेसिक टर्मिनोलॉजी आपके काम आएगी। एनालिटिकल प्रोसीजर तो दो, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछे टेस्ट ऑफ डिटेल करना होगा क्या रिव्यू में, यस और नो। टेस्ट ऑफ डिटेल, सर जब हम कसम खाकर बैठ गए कि इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। हमारा काम केवल उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू करना है, और रिव्यू कर कर एक लिमिटेड अश्योरेंस देना है कि इसमें किसी प्रकार का कोई हमें मटेरियल मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। मैंने बेसिक क्लासेस में भी आपको ये बात पढ़ाई हुई है। और वैसे रिव्यू की सर्विसेज आने वाले समय में डिटेल में आएगी। यहां केवल एक इंट्रोडक्शन है बस, और इंट्रोडक्शन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे काम की। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, इसको हम बोलेंगे लिमिटेड अश्योरेंस। क्या बोलेंगे सर, लिमिटेड अश्योरेंस। ये हमारा कहलाएगा लिमिटेड अश्योरेंस। और अगर ये ऑडिट काइंड ऑफ सर्विसेज है बिलो द लेवल ऑफ ऑडिट, तो यहां पर अकाउंटेंट का इंडिपेंडेंट होना भी क्या है, कंपलसरी है। इंडिपेंडेंट मस्ट बी रिक्वायर्ड। मस्ट मतलब मस्ट, शुड नहीं लिखा है, मस्ट लिखा है। और शुड और मस्ट क्यों जरूरी है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी। तो एक छोटी सी यूनिट यहां पर फिनिश होगी। और बिलीव मी, दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसके एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, एक पहले पॉइंट से एक दूसरे से देखने को मिल जाएगा। तो आउट ऑफ 78 जो दो क्वेश्चन आप कर पाएंगे, तो अब आपकी ड्यूटी अगले इस 10 क्वेश्चन को लाइव हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप कोशिश करें कि 10 के 10 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अपने अपने सॉफ्टवेयर से आप लोग अपना अपना, जिनके अभी सॉफ्टवेयर एक्टिवेटेड नहीं है, तो अभी नई न्यू ईयर चल रहा था, अभी स्टाफ भी छुट्टी पे है, कुछ लोगों का हो सकता है इशू ना हुआ हो, बाकी मेजोरिटी के तो हो गए हैं। तो जिनके हैं वो अपने अपने मॉक टेस्ट को देना शुरू कर दें, और जो भी लाइव पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो यहाँ आंसर करें। तो हम पीछे से स्टार्ट करते हैं। व्हेन अकाउंटेंट परफॉर्म ए रिव्यू ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन इशूअर, तो यहां पे सर वर्ड आ रहा है रिव्यू। क्या वर्ड आ रहा है, रिव्यू। तो आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू कर रहे हैं, क्या चीजें देखनी पड़ेंगी। इज प्राइमरली कंसर्न विद द एंटिटी सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मस्ट परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल, यह आएगा क्या, नहीं आएगा सर। नीड नॉट टू इशू रिपोर्ट, रिपोर्ट देते हैं क्या रिव्यू में, यस सर देते हैं। सीक स्टैब्लिश रीजनेबल बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग लिमिटेड अश्योरेंस, तो जहां रिव्यू आया उसके साथ में लिमिटेड अश्योरेंस अबाउट द स्टेटमेंट। अब देखो, हमें सिर्फ रटना थोड़ी है कि हमको सर आपने रिव्यू बता दिया था, रिव्यू में लिमिटेड, ये तो सही है, लेकिन हमें कई बार दूसरे क्वेश्चन को भी समझना है। क्या प्राइमरली कंसर्न विद द इंटरनल कंट्रोल होता है, नहीं सर, ना ऑडिट में भी नहीं होता, और रिव्यू में भी इंटरनल कंट्रोल से हमारा प्राइमरली कनेक्शन नहीं होता है। तो सर करेक्ट आंसर वुड बी लिमिटेड एश्योरेंस। आगे बढ़ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑन अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज किन तीनों जगह एप्लीकेबल होती है सर, तीनों में ही यस कर दें, प्रिपरेशन, कंपाइलेशन और रिव्यू, तीनों पे यस लगा दें कि किसी एक में नो लगाना है। तो सर सब में यस लगा दो। आप बोल रहे हैं देखो मैं जल्दबाजी करवा दिया हूं आपसे। रिपोर्ट नहीं पढ़ा आपने, रिपोर्ट आपने क्या सिर्फ ये पढ़ लिया, देखो कईयों ने बी बोल दिया, ये गलती आप कर देंगे, क्योंकि आपने ये नहीं पढ़ा कि रिपोर्ट कहां पर नहीं देते। आपने ये तो पढ़ा इशू ए रिपोर्ट, कई बार ऐसी जल्दबाजी एग्जाम में भी होगी। तो सर रिपोर्ट एक ही जगह नहीं दी जाती है, वो है प्रिपरेशन में रिपोर्ट नहीं दी जाती। तो ये लिख लेना अपने पास कि रिपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती प्रिपरेशन, तो जल्दबाजी नहीं करना है।
एक जल्दबाजी करोगे स्कोर खराब हो जाएगा। अब यहाँ पे स्कोर 90% आएगा क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हो गया। वो तो आप लोगों का आएगा, ये जो भी करेंगे। आगे बढ़े। फॉर विच SSARS सर्विस मस्ट प्रैक्टिशनर इंडिपेंडेंट, पढ़ा हुआ सर। इसका आंसर कुछ बच्चे गलत देंगे, मैं देखना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे इसका आंसर गलत देंगे, मैं पढ़ रहा हूं। जैसे देखो लिख दिया ना, प्रदीप दे तुम्हारा आंसर गलत है। और भी लिखो बाकी। ट्विंकल शर्मा अपना आंसर भी गलत है, बस मैं आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा हूं। मस्ट बी इंडिपेंडेंट लिखा, मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मस्ट का मतलब नीरू गलत है अपना आंसर। आप मुझे बताइए, क्या कंपाइलेशन में बिना इंडिपेंडेंट कंपाइलेशन नहीं कर सकते क्या? क्या मस्ट बी इंडिपेंडेंट है कंपाइलेशन? मस्ट बी इंडिपेंडेंट? नहीं सर, मस्ट कहां बोला था आपने? उसमें लिखा था इफ यू लैक द इंडिपेंडेंस यू हैव टू डिस्क्लोज। यहां पे क्या बोल रहे, मस्ट। तो फिर जहां पे मस्ट आएगा वो क्या? तो कई बच्चों ने आंसर दिए हैं। जो ए लिख रहे थे वो यहां पर भी इंडिपेंडेंट दे रहे थे, तो वहां पे मस्ट भी इंडिपेंडेंट है। तो सर इंडिपेंडेंट केवल रिव्यू में रिक्वायरमेंट होगा। प्रिपरेशन और कंपाइलेशन में, प्रिपरेशन में तो इंडिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कंपाइलेशन में इफ यू आर नॉट इंडिपेंडेंट द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज। इस लाइन को भी रट लेना, रट नहीं लेना, समझ लेना कुछ एक। द फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इन ऑडिट रिपोर्ट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो, फैक्ट शुड बी डिस्क्लोज की ऑडिटर लैक द अकाउंटेंट लैक द इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या ऑडिट या रिपोर्ट में? रिपोर्ट में बेटा। और ऑडिट रिपोर्ट मत बोलना, उसको कंपाइलेशन रिपोर्ट बोलना, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट बोल दिया तो आपने खुद अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। व्हाट स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ द हिस्टोरिकल, तो अभी आपने पढ़कर आए हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है सर, अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विस, SSARS। याद रख लेना इसका पूरा नाम, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड फॉर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विस। तो आने वाले समय में मैं इसको अगर जब भी रेफर करूंगा आखिरी से करूंगा, अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज। ये क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हो अगेन। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइड द लीस्ट अश्योरेंस? लीस्ट। मुझे पूरी उम्मीद है क्लास में कुछ बच्चे गलत करेंगे। कितने लोग रिव्यू के साथ में वो हैंड रेस कर दें बेटा? जितने लोग रिव्यू के साथ में वो हैंड रेस कर दें। शर्माने का नहीं है यहां पे। यश और श्रद्धा तीन हैं। चार, चार में है श्रद्धा, यश, सिमरन, दर्शन और प्रदीप। कंपाइलेशन क्यों नहीं बोला आपने? क्या कंपाइलेशन में रिव्यू से भी कम लेवल का अश्योरेंस नहीं दिया जाता होगा? सीधे आपने वहां कहां लिखा था कि हम लीस्ट अश्योरेंस देते हैं? वहां पे लिखा था लिमिटेड। लिमिटेड और लीस्ट में फर्क होता है। लिमिटेड और लीस्ट में फर्क होता है। और अगर हम रिव्यू देखा जाए, कंपाइलेशन जो है वो रिव्यू से भी बिलो है। तो कई बच्चे सी पे चले जाएंगे, तो कई लोग रिव्यू पे चले जाएंगे। जो रिव्यू पे हैं उनका आंसर ये गलत, जानबूझ के मैंने किया गलत, मुझे पता है इसका आंसर सी है, लेकिन आप लोगों के लिए कि रिव्यू नहीं। अब यहां पर पढ़िए, ड्यूरिंग ए कंपाइलेशन नाइदर एनालिटिकल प्रोसीजर नॉर टेस्ट ऑफ बैलेंस ट्रांजेक्शन और परफॉर्म, नो अश्योरेंस कैन बी एक्सप्रेस रिगार्डिंग द फेयरनेस। जब हम कोई एक्सप्रेशन दे ही नहीं रहे, तो सबसे कम तो वही हुआ ना, जब कुछ दे ही नहीं रहे, वी आर नॉट एक्सप्रेसिंग एनी ओपिनियन, तो वो ऑडिट से भी क्या हो गया, बिलो हो गया। तो ये ध्यान रखना है। और सर अटेस्टेशन तो हो नहीं सकता था, क्योंकि अटेस्टेशन तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। अटेस्टेशन तो उस कैटेगरी में ही नहीं आती जो हमने अभी पढ़ना है, तो जो हमने पढ़ा ही नहीं है वहां पे दिमाग नहीं लगाना है। तो कंपाइलेशन इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ऐसा करोगे तो ग्रेड रिपोर्ट कम आ जाएगी, लेकिन आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूं।
पूरी उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ये भी गलत करेंगे। सीपीए इन पब्लिक प्रैक्टिस required to comply with the provision of statement on standard for accounting and review services when। चलिए आप पढ़िए, आप लोग आंसर दीजिए। आंसर लिखते चलो सभी लोग, मैं देख रहा हूं आपका चैट बॉक्स पढ़ रहा हूं। मुस्तबा एहसान गलत हैं, युगल प्रधान गलत हैं, क्योंकि आप लोग गेस वर्क कर रहे हो, अपने नॉलेज का यूज ही नहीं कर रहे हो। जो बीबी लिख रहे हैं ना, आप मुझे बताइए, क्या मैंने आपको स्टेटमेंट ऑन अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज में कहीं ये बताया कि क्लाइंट को एडवाइस करना? कहीं बताया है? गेस वर्क नहीं करना है बेटा, ये एग्जाम गेस वर्क की नहीं है। जब मैंने आपको कोई रिव्यू स्टैंडर्ड में ये दोनों सर्विसेज बताई कि क्या एडवोकेट करना और क्लाइंट को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करने में हेल्प करने के ऊपर अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विस लिखी, तो आप क्यों अपना दिमाग लगाकर यस नो बोल रहे हो? कहां पढ़ा सर? हमने तीन ही सर्विसेज पढ़ी हैं। कौन सी तीन सर्विसेज पढ़ी हैं सर हमने? प्रिपरेशन, कंपाइलेशन, रिव्यू। तीनों में से क्या लग रहा है आपको? कौन सा प्रिपरेशन, कंपाइलेशन, रिव्यू तीनों में लग रहा है किसी को? जब कुछ लग ही नहीं रहा तो फिर, अरे आंसर गलत होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉजिक गलत होना इंपॉर्टेंट है। सर आपने जब प्रिपरेशन, कंपाइलेशन और रिव्यू में इस प्रकार की सर्विस की बात ही नहीं करी, तो हम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हैं उल्टा सीधा? ABCD क्यों लिख रहे हैं? डी सीधा आंसर था। तो युगल इसमें अपने को अब ध्यान रखना है। अगला, अगला फिर गलत कर सकते हैं, क्योंकि अगले में फिर हो सकता है कि आप लोग कुछ और सोच ले। एडजस्टिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कंसल्टिंग ऑफ अकाउंटिंग मैटर्स। मुझे पूरी उम्मीद है इसमें भी आप बहुत सारे बच्चे गलत बोलेंगे। प्रेम केनी, बी, बी फॉर बॉम्बे। अब मुझे बताओ, क्या कंपाइलेशन को कंसल्टिंग ऑफ अकाउंटिंग मैटर बोला जाएगा? अब अकाउंटिंग मैटर तो हजारों हो सकते हैं। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, क्या ये अकाउंटिंग मैटर नहीं है? क्या इतनी भारी सर्विस को उन्होंने कंपाइलेशन में कंसीडर कर लिया? कंसल्टिंग ऑन अकाउंटिंग मैटर, क्या वो कंपाइलेशन है? कितने लोगों को डी लग रहा है? डी वाले कितने बेटा? सर एडजस्टमेंट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्या आपको प्रिपरेशन और कंपाइलेशन और रिव्यू में ये सब बोला गया था कि एडजस्टमेंट ऑफ, क्या बोला था? प्रिपरेशन मतलब पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो सर अकेले एक एंट्री क्या प्रिपरेशन हो सकती? नहीं। कंसल्टिंग ऑन अकाउंटिंग मैटर, अकाउंटिंग मैटर्स तो कितने सारे होते मैटर्स, तो क्या सब कंपाइलेशन में आ जाएगा? मान के चलो आप डी आंसर देते, आपका गलत भी हो जाता, लेकिन आप सही सोच तो सही थी ना आपकी। चलिए, अब कितने लोग डी के साथ में 100%, मैंने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, फिर भी आप कंफ्यूज नहीं होते हुए कितने लोग डी के साथ में? कुछ लोग अपना आंसर चेंज करना चाहेंगे जिन्होंने ABCD दिया है? तो सब लोग मेरे बहकावे में आकर डीडी बोल गए हैं, जो लोगों ने नहीं चेंज किया। अरे सीधी बात है, हमने आपको प्रिपरेशन में सिर्फ इतना बोला, प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहां मैंने बोला था कि एडजस्टमेंट इन द बुक्स एंट्री को प्रिपरेशन मान लेते? मैंने कहां बोला? जो आप अपने हिसाब से इसके ऊपर ही अप्लाई करके बैठ गए हो। मैंने कहां बोला कंसल्टिंग को हम कंपाइलेशन मान लेते हैं? और यहां लिखा अकाउंटिंग मैटर्स। फिर गलत होगा आप लोग। अगला क्वेश्चन। सर इसके ऊपर तो आपने अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विस कमेटी रटवा दिया था, ये क्वेश्चन तो रटने वाला है, तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं था। पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इफ एनी मे एन अकाउंटेंट हु इज नॉट इंडिपेंडेंट प्रोवाइड्स? बिना इंडिपेंडेंस के भी क्या प्रोवाइड कर सकते हो? प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, कंपाइलेशन भी कर सकते, रिव्यू नहीं कर सकते। खत्म हो गई बात। उसके बाद चलिए सेकंड क्वेश्चन।
नॉर्थ कंपनी नॉन इश्यूर आस्क्ड इस टैक्स अकाउंटिंग किंग सीपीए पब्लिक एक्सपेक्टेड टू जनरेट इंटरीम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब यहां पर वर्ड आ गया इंटरीम फाइनेंशियल स्टेट, मतलब प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के ऊपर क्या लगता है? अकाउंटिंग एंड रिव्यू सर्विसेज, बात खत्म हो गई। और ऐसे आपका ग्रेड 100% आना चाहिए था, लेकिन आप लोगों की जल्दबाजी के कारण स्कोर क्या हो गया है, खराब हो गया है आप लोगों के कारण। और ये स्कोर फिर आपको वहां पे दिखेगा 80%, जो कि कितना होना चाहिए था, जो कि आपका 90 के पूरा 100% सही होना चाहिए था। तो कितने स्टूडेंट का स्कोर जिनको मैंने मॉक टेस्ट करने की बोली, उन्होंने अभी सॉल्व किया है? तो गुरनूर सिंह, अपना स्कोर 3 इसलिए गलत हुआ क्योंकि हम भी जल्दीबाजी में होंगे। तो जल्दबाजी नहीं करना है, 80 मतलब 80। तो अब आपके सामने जो रिपोर्ट जनरेट हुई है, इसी तरीके से आपने पेशेंस के साथ में सारी चीजों को पढ़ना। और जब आप ये कर लें, तो मैंने आपको बताया है कि यहां पर, क्योंकि अभी स्टार्टिंग क्लासेस हैं, रॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, मिस्ड और मार्क क्वेश्चन, इनकरेक्टली उसको बनाइए, उसको रिव्यू कीजिए। सॉरी, मैंने तो जल्दबाजी में लगा दिया यहाँ पे उसको हाईलाइट कीजिए, जो भी आपको लगता है। अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर दे रहा हूं। तो क्या आपको डिफिकल्ट लगी पहली 2 यूनिट? अब आपको क्या करना चाहिए, जैसे आप अगर हार्डवर्क करने वाले स्टूडेंट हैं, तो आप थोड़ा सा इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। और अब आपने क्या करना है, 2 यूनिट को सिलेक्ट करना है, 10 और 27, है ना। अब इसके लिए हमने को थोड़ा फास्ट ट्रैक की, आपकी स्पीड अच्छी है कि नहीं, उसके लिए स्पीड को चेक कैसे करें? तो आप जाइए प्रैक्टिस एग्जाम में। अब इस स्पीड की बात आएगी, तो स्पीड में 1 और 2 दोनों को उठा लीजिए, कि आपकी स्पीड टेस्ट करने के लिए यहां पर आप जाएंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब यहां पर आपका एक मॉक टेस्ट बन जाएगा, जैसा एक्चुअल में एग्जाम होगी ना, जैसा विंडो आपको एग्जाम में भी ऐसे ही दिखेगा, सेम काइंड ऑफ विंडो दिखेगा आपको ऐसा। जब आप यूएससीपी की एक्चुअल एग्जाम दे रहे होंगे, इसी प्रकार का कलर वलर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ऐसे ही आऊगा। जैसे यहाँ पे आपको भी आंसर नहीं दिखेगा, यूज द इशूअर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिमांड इंडिपेंडेंट ऑडिट बिकॉज, तो जो भी आपको लगता है, मैनेजमेंट रिलाई ऑन द ऑडिटर टू इंप्रूव इंटरनल कंट्रोल, मैनेजमेंट मे नॉट बी ऑब्जेक्टिव इन रिपोर्टिंग, यूजर एक्सपेक्ट ऑडिटर टू करेक्ट। इसमें क्या लगता है आप लोगों को? अच्छा क्वेश्चन है, जरा आंसर देना इसका। तो मैनेजमेंट मे नॉट बी, तो यहां पर आप आंसर करेंगे तो आंसर नहीं आया सामने। और 24 मिनट्स के अंदर आपको 20 क्वेश्चन करना है। कितने मिनट के अंदर? तो आप एक ऐसा मॉक टेस्ट मुझे सभी लोग कल भेजेंगे, मतलब आज की क्लास होने का, अभी तो हम दूसरी यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन 1-2 यूनिट का ऐसे 20 क्वेश्चन का आप मुझे क्या भेजेंगे? 20 नहीं, पूरे 37 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भेजना, कि आप स्पीडली अपनी अपनी स्पीड को भी मेंटेन कर पाते हैं कि नहीं। अभी मैं इसको सबमिट करने की जगह डिस्कार्ड कर रहा हूं, और अगर आप रेडी नहीं है तो यहां से डिस्कार्ड कर दें। ये मैंने डिस्कार्ड कर दिया। आपकी पूरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट ऐसे जनरेट होके आएगी, और वो परफॉर्मेंस रिपोर्ट की हिस्ट्री मुझे देखनी है, कि आप जो एग्जाम सेशन है उसमें क्या परफॉर्म करते हो, और एग्जाम सेशन की परफॉर्मेंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुई। तो सबको ये बात क्लियर हुई, क्योंकि अभी अर्ली डेज है। मैंने आपको बोला है बार बार, सॉफ्टवेयर का सही यूटिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना सॉफ्टवेयर के सही यूज के सीपीए बनना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल। और ग्लैम के सॉफ्टवेयर को सही यूज करके सीपीए बनना पॉसिबल है, बहुत आसानी तरीके से। बिकॉज ये आपकी पूरी हिस्ट्री जो आप पढ़ रहे हैं, एक एक चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, डेट वाइज, टाइम वाइज, समय वाइज। और उसके साथ में आपको एक प्रोफेशनल टीचर का सपोर्ट, जितना आप हार्डवर्क करेंगे वो सब रिकॉर्ड करेगा, ये डे वाइज रिकॉर्ड करेगा। ये देखिए, ऐसा पूरा रिकॉर्ड करेगा कि आप कितना पढ़ते हैं, और जितने ज्यादा ग्रीन होंगे, और अगर ब्लू की मात्रा ऑरेंज से ज्यादा होगी, तो आप पास होने के हकदार हैं, फिर आपको कोई फेल नहीं कर सकता। और अपना आईडी पासवर्ड अपने पास ही रखना है, दूसरे को नहीं देना है, पहली चीज तो ये ध्यान रखना है।
नहीं तो आपका आईडी कोई और यूज कर रहा है और आपकी परफॉर्मेंस और उसकी परफॉर्मेंस मैच हो गई, तो आपने कुछ पैसे तो सेव कर लिए, लेकिन एग्जाम वाले दिन फेल हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अपना सॉफ्टवेयर अपना ही होगा, अपनी परफॉर्मेंस अपनी ही होगी। तो ये सारी चीजें भी अपने को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई? नहीं तो पता चला एक ने इनरोल किया, चलो मेरे दोस्त तुम भी इनरोल कर लो हमारे इसमें से। विद्या की वैसे भी चोरी कभी भी, वो करण और वो अर्जुन की कहानी तो सुनी होगी आपने, कि जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी थी तो अपन भूल जाते हैं। तो कोई ऐसा मत करना कि अपना आईडी पासवर्ड सर के लेक्चर दूसरों को बांट दें। मैंने देखा है, मेरे लेक्चर बहुत ज्यादा फेमस हैं, तो कई बार ईए में मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप बने होते हैं, उसमें मेरे लेक्चर डाल देते हैं कि बच्चे, उनके साथ में उस समय उनके वो विद्या काम नहीं आएगी जब वो एग्जाम देने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत हार्डवर्क से पढ़ाते हैं हम। तो ऐसा काम कोई भी ना करे, क्योंकि पता चला था बीच में कुछ बच्चों ने इनरोल किया और अपने आईडी पासवर्ड दे दिए, तो इस तरीके के ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली यूनिट की ओर। तो अगली यूनिट है 1.3, जो बात कर रही है नेचर ऑफ अटेस्टेशन एंगेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर, थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर, यहां से थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम यहां पर एक अटेस्टेशन सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? अटेस्टेशन स्टैंडर्ड्स। अटेस्टेशन के साथ में लिखा है व्हेन सीपीए इज इंगेज्ड टू इशू ए एग्जामिनेशन। तीन डिफरेंट प्रकार की सर्विसेज आ गई हैं। एग्जामिनेशन, क्या आज के बाद आप एग्जामिनेशन को रिव्यू प्रिपरेशन से अलग है या सेम है? आपसे पूछ रहा हूं। एग्जामिनेशन इज ए डिफरेंट सर्विसेज, और उसी के अंदर रिव्यू भी अलग है। दो प्रकार के रिव्यू हैं, ध्यान रखना। ये रिव्यू अटेस्टेशन रिव्यू वाला है, वो वाले रिव्यू से अलग है। और तीसरी आ रही है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तो अगर आज के बाद में आपसे पूछूं कि सर एग्जामिनेशन अलग है, एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अलग है, प्रिपरेशन अलग है, कंपाइलेशन अलग है, रिव्यू अलग है, ऑडिट अलग है, सबको पहचान लोगे? और जहां कहीं भी अटेस्टेशन लिखा होगा वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होगा सब्जेक्ट मैटर। कौन बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर? सब्जेक्ट मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गिव मी वन एग्जांपल ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सर, हाँ वेरी गुड प्रियंका ने से, सर कोई स्पेसिफिक टास्क, कोई पर्टिकुलर टास्क जिसके ऊपर आपको एग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगानी हो। क्या सब्जेक्ट मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए सब्जेक्ट मैटर और नॉट? नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट एन ए सब्जेक्ट मैटर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स हो सकते हैं सब्जेक्ट मैटर। जैसे एक कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल हैं, अकाउंट रिसीवेबल पे आपको कोई असर्शन चेक कराना है। जैसे गिव मी वन एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ असर्शन वी कैन चेक फ्रॉम द अकाउंट रिसीवेबल। आपने बेसिक क्लासेस पढ़ी हुई है मेरी, जल्दी बोलो। अकाउंट रिसीवेबल पर एग्जिस्टेंस असर्शन चेक कराना है, तो मैंने एक सीपीए को हायर किया, मैंने, कि यार मैं उस कंपनी को लोन देना चाहता हूं, मैं उस कंपनी को लोन देना चाहता हूं, और उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। और मैंने उसको ये इंडिकेशन दिया कि उस अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर आप एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अप्लाई कीजिए। यहां पर प्रोसीजर कौन बता रहा है? इंगेजिंग पार्टी बता रही है। जो आपको इंगेजमेंट कर रही है वो आपको प्रोसीजर बता रही है कि आप क्या करो, उसको पॉजिटिव कंफर्मेशन भेजो या नेगेटिव कंफर्मेशन भेजो। यहां पर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो है वो इंगेजिंग पार्टी डिसाइड कर रही है। तो अटेस्टेशन एंगेजमेंट के लिए कीवर्ड आपने सर हमें दे दिया, सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई असर्शन चेक कराया जाए। काम की बात यही है। याद रहेगी ये बात? नहीं याद नहीं, समझी हुई रहेंगी कि सर सब्जेक्ट मैटर इज अ कीवर्ड फॉर द अटेस्टेशन एंगेजमेंट। और अटेस्टेशन एंगेजमेंट में तीन, एग्जामिनेशन, रिव्यू और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। बात समझ में आ गई? तो अब मैं आपसे पूछूं, ये वाला जो रिव्यू है वो सब्जेक्ट मैटर पे है, और वो वाला रिव्यू किसके ऊपर था जो पहले पढ़ के आ रहे हैं हम? जल्दी बोलो बेटा फटाफट। पहले वाला रिव्यू वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे था सर। ये वाला किसके ऊपर है?
सब्जेक्ट मैटर, सोचिए कितना माइन्यूटली आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई ऑडिट बहुत डिफरेंस हो जाता है कई बार। अच्छे अच्छे स्टूडेंट, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट कई बार फेल हो जाते हैं ऑडिट में, अगर वो इसको लाइटली ले लेते हैं तो, कि हमने तो सर सीए इंटर में पढ़ा हुआ है, सीए फाइनल में पढ़ा हुआ, वहां पढ़ा हुआ है, वहां पर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम थी या एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन। तो सर सब्जेक्ट मैटर के साथ में 3 सर्विसेज आपने अलग से हाईलाइट करा दी, और वहां पर अटेस्टेशन स्टैंडर्ड लगेंगे। पिछले वाले कौन से स्टैंडर्ड थे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट। पिछले वाले स्टैंडर्ड सर अकाउंटिंग एंड रिव्यू, सर रिव्यू था वहां पे, रिव्यू रिव्यू, ऐसा SSARS। अब आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल, जैसे हमने बोला कि अचीवमेंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन के लिए हमें कोई सर्विसेज चाहिए, कि यार हम हमारी कॉस्ट, सब्जेक्ट मैटर क्या है कि हम हमारी कॉस्ट को 10% से रिसीव करना, रिड्यूस करना चाहते हैं। एक सब्जेक्ट मैटर है कि कैसे कॉस्ट रिडक्शन 10% किया जाए, तो हम कॉस्टिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम कोई फिजिकल कैरेक्टर पता करना चाहते हैं कि यार हम एक बिल्डिंग में स्क्वायर फुटेज फैसिलिटीज किसी कंपनी की खरीद रहे हैं, या उसको रेंट आउट कर रहे हैं, स्क्वायर फुटेज का कंफर्मेशन लेना चाहते हैं ऑडिटर से। गुड्स एट सर्टेन डेट्स, वैलिडेशन ऑफ प्राइस। तो एक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती। तो इसके अंदर 3 चीजें याद रखोगे आप, एग्जामिनेशन, रिव्यू और एग्रीड अपॉन प्रोसेस। इसके ऊपर पूरा चैप्टर है रिव्यू, इन तीनों के ऊपर, तीनों के ऊपर अलग अलग चैप्टर है बेटा। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर अलग चैप्टर है, रिव्यू अलग चैप्टर है, एग्जामिनेशन अलग चैप्टर है। लेकिन मैंने आपको यहां पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट समझाए सर। रिव्यू ऑन ए सब्जेक्ट मैटर इट्स डिफरेंट थिंग, रिव्यू ऑन ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ए डिफरेंट थिंग। आगे बढ़ते हैं। असर्शन को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, और आप में से बहुत सारे, एक स्टूडेंट ने बोला कि सर हमें असर्शन को पहचानने में दिक्कत आती है। आज के बाद आपको 2 असर्शन में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी पहचानने में। सबसे पहला असर्शन जो कभी नहीं आ सकती, एग्जिस्टेंस के लिए सबसे बढ़िया क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हो आप असर्शन चेक करने के लिए? एग्जिस्टेंस के लिए, अगर आपको किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट रिसीवेबल का एग्जिस्टेंस पता करना है, तो क्या करते हैं? एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। ये आपको सबको बहुत अच्छे से पता है। तो जहां कहीं भी कॉन्फर्मेशन आता है, एक तो आज ही याद रख लो बेटा, एग्जिस्टेंस के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन। और अब अगर मैं एक और बात बोलूं, सर अगर हमें फिक्स्ड एसेट का एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो एक और असर्शन क्या होगा, उसके लिए क्या और प्रोसीजर होगी? एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या फिजिकल एविडेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन यूज करें, या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यूज करें? मैं आपके सामने 2 वर्ड यूज कर रहा हूं, एग्जिस्टेंस, फिजिकल वेरिफिकेशन इज बेटर वर्ड, या डॉक्यूमेंट्री? तो बेटा डॉक्यूमेंट्री के साथ में तो सर अभी 2 तो सिखा दो आप, 2 सिखा दो, एक एक करके सीखेंगे। जहां कहीं भी राइट एंड ऑब्लिगेशन होगा, जहां कहीं भी राइट एंड ऑब्लिगेशन, क्या यहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन लगेगा क्या? यस और नो? सर यहां पर कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन तो कभी नहीं लग सकता, कि आप कोई चीज फिजिकल वेरिफिकेशन करके आए और बोले मेरे राइट एंड ऑब्लिगेशन। यहां पर मैं वर्ड, अगर ऑडिट प्रोसीजर को इंस्पेक्शन वर्ड यूज करूं तो इंस्पेक्शन इज द करेक्ट वर्ड, और नो? तो सर यहां के लिए इंस्पेक्शन वर्ड सबसे बेस्ट है। और इसमें क्या वेरीफाई करोगे? डॉक्यूमेंट्स। तो राइट एंड ऑब्लिगेशन में तो सर यही होगा। दूसरा आपने एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस में क्या होगा? सर एग्जिस्टेंस में हम हमेशा
इंस्पेक्शन को तो कभी भी यूज नहीं कर सकते। ज्यादा सर हम क्या यूज करेंगे? कॉन्फर्मेशन। अब कॉन्फर्मेशन के साथ साथ हम क्या फिजिकल वेरिफिकेशन यहां पे कर सकते हैं क्या? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर सकते बताओ? यार प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, क्यों नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू चेक कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं बेटा। यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन आएगा यहाँ पे भी, लेकिन पहले कॉन्फर्मेशन आएगा। तो ये ध्यान रखना कि एक साथ कई बार दो चीजें एप्लीकेबल हो जाती है एग्जिस्टेंस में। फिजिकल वेरिफिकेशन इज पॉसिबल, अगर आपको फिक्स एसेट्स का करना हो तो आप एग्जिस्टेंस जाके फिजिकल वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सबसे पहला जो है वो कॉन्फर्मेशन। वैसे मैं आपको इसकी एक पूरी लिस्ट बना के दूंगा, पूरी एक टेबल पे लिस्ट बना के दूंगा, जिसमें सारी पॉसिबिलिटी लिख दूंगा। जहां जाए वो उस लिस्ट को आप अच्छे से समझ लेना विद एग्जाम्पल। मोस्ट प्रोबेबली आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी ट्यूसडे, उसमें वो लिस्ट पहले से मिल जाएगी। हमारे एलएमएस में भी अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो सर अभी हम लिंक पर आते हैं, असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन। अब ये वर्ड का मतलब कौन बताएगा बेटा? थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि बहुत टेक्निकल पार्ट है ये। असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन मतलब सर ये बोला जा रहा है कि हमें एग्जिस्टेंस चेक करना है, वैल्यूएशन चेक करना है, राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक करना है, ये आपसे एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है। मतलब जो इंगेजिंग पार्टी है वो ये जानना चाहती है कि हमें एग्जिस्टेंस चेक करना है, वैल्यूएशन चेक करना है, या राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक करना है, क्या चेक करना है? उसी को हम बोलते हैं असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन। कितनों को ये बात समझ में आ गई कि सर जो पार्टी हायर कर रही है वो सीपी से एक्सपेक्ट कर रही है कि यार आप ये वाले असर्शन को ही चेक करके बताओ बस। ये वाले असर्शन मतलब उस कंपनी के बैलेंस शीट में अकाउंट रिसीवेबल आ रहे हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते? हमारा काम एग्जिस्टेंस से है, हमारा काम राइट एंड ऑब्लिगेशन से रिलेटेड नहीं है। वी वांट टू चेक इट आउट द एग्जिस्टेंस ओनली, उसको बोलते हैं असर्शन बेस्ड एग्जामिनेशन। फिर एक रिव्यू एंगेजमेंट हो सकता है कि आप केवल रिव्यू करके दिखाइए कि आप कंपनी के अकाउंट रिसीवेबल को केवल रिव्यू करो। तो जहां कहीं भी आपको सामने वाले से रिटर्न बताना पूछना पड़ेगा। किससे पूछना पड़ेगा? उस हायरिंग पार्टी से कि भैया क्या चाहते हो आप हमसे? रिटर्न असर्शन। प्रैक्टिशनर मस्ट रिक्वेस्ट ए रिटर्न असर्शन। तो असर्शन वर्ड को मैं बार बार हाईलाइट कर चुका हूं। अब असर्शन लेता कौन है? पार्टी लेती है या ऑडिटर लेता है? ऑडिटर और पार्टी। तीसरा क्वेश्चन, एक होती है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एक होती है हायरिंग पार्टी, और एक होता है ऑडिटर। अब मैं आपसे दो चीजें पूछता हूं कि असर्शन रिस्पॉन्सिबल पार्टी लेगी या हायरिंग पार्टी लेगी? अगर तीनों अलग अलग हैं तो ये बात स्टार्टिंग से समझना बहुत जरूरी है। इंगेजिंग पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, कौन असर्शन लेती है? कई बच्चे लिखेंगे हायरिंग पार्टी। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बेटा ये बैंक है, ये आप सीपीए हो, और वो ये कंपनी है। बैंक जो है उस कंपनी को लोन देने वाली है। बैंक कंपनी को लोन देने वाली है, बोले मैं इनको इनके स्टॉक के बेसिस पर क्या दूंगी? लोन दूंगी। बैंक ने सीपीए को हायर किया है, और बैंक ने सीपीए को बोला जाके उस कंपनी का सब्जेक्ट मैटर का असर्शन करके आओ, एग्जिस्टेंस। बैंक इज ए हायरिंग पार्टी, कंपनी इज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सीपीए इज ए प्रोवाइड जो आपको सर्विस दे रहा है। तो बेटा यहां पर असर्शन बैंक थोड़ी लेगा, हायरिंग पार्टी थोड़ी लेगी। तो यहां पर कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। तो एग्जाम में ऐसे छोटे छोटे चीजों के ऊपर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए लिखा है ए पार्टी नॉट द प्रैक्टिशनर मेक द असर्शन about whether the underlying subject matter or subject matter info is measured or evaluated in accordance with the suitable criteria। तो एक और वर्ड आ रहा है यहाँ पे, suitable criteria। बेटा ऑडिट बहुत टेक्निकल है, ये suitable criteria भी समझने की जरूरत थी। तो यहां पर उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर
जब भी ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस किए जाएंगे तो ऑडिटर को क्या गैदर करना पड़ेगा, एविडेंस गैदर करना पड़ेगा। तो ये बहुत स्लो मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि आज के बाद आपको तीन पार्टी में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा आज के बाद। तो सर, पार्टी हु इंगेज द प्रैक्टिशनर इज इंगेजिंग पार्टी। तो मैं अब आपसे पूछ रहा हूं, क्या इंगेजिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो सकती है? कई बच्चे लिख रहे हैं नो। इसी एग्जाम्पल में आ जाओ बेटा। बैंक ने लोन देना है कंपनी को, और बैंक ने कंपनी के साथ में कंडीशन रख दी कि हम लोन तो देंगे जब आप सीपीए से एक अग्रीड अपॉन प्रोसीजर कराकर लेकर आओगे। कंपनी ने सीपीए को हायर किया कि बोले मेरे स्टॉक के ऊपर अग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगाइए। कंपनी इज ए इंगेजिंग पार्टी ऑल्सो, एंड कंपनी इज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑल्सो। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? यस सर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इंगेजिंग पार्टी भी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो सकती है। द पार्टी हु engage द practitioner is the engaging party. The party responsible for subject matter is the responsible party. Most often the engaging party is also responsible party. तो मोस्ट ऑफन लिखा है, हमेशा नहीं। ऑडिट लैंग्वेज का पेपर है, इसलिए मैं आपको इंटरप्रिटेशन सिखा रहा हूं। ऑफन का मतलब हमेशा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ने तो लिख दिया इंगेजिंग पार्टी इज ऑलवेज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, तो वहां तो मोस्ट ऑफन लिखा था सर, तो फॉल्स हो जाएगा वो। सम टाइम मैनेजमेंट हैज द रिस्पॉन्सिबल पार्टी इंगेज द प्रैक्टिशनर टू रिपोर्ट ए सब्जेक्ट मैटर। अब एक और वर्ड यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, इन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर इंगेजमेंट द प्रैक्टिशनर अप्लाई प्रोसीजर टू सब्जेक्ट मैटर, रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर विदाउट ओपिनियन और कंक्लूजन। अब मुझे बताइए, ये अग्रीड अपॉन प्रोसीजर कौन डिसाइड करेगा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंगेजिंग पार्टी और सीपीए? आई एम आस्किंग यू कि सर, हु विल डिसाइड द एग्रीड अपॉन प्रोसीजर? इंगेजिंग पार्टी, सीपीए और रिस्पॉन्सिबल पार्टी? तो बेटा सीपीए नहीं करेगा, सीपीए नहीं करेगा, ध्यान रखना, सीपीए नहीं करेगा। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर जो है वो इंगेजिंग पार्टी बताएगी कि ये करके आओ, ये प्रोसीजर मुझे आपसे चाहिए, कि ये करना है, आपने फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ये मैंने डिसाइड किया है। तो ये ध्यान रखिए कि हर चीज में डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती है। अब एक स्टूडेंट ने पूछा, सर ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर वर्सेस सूटेबल क्राइटेरिया? कहीं आया है सूटेबल क्राइटेरिया? द पार्टी हु इंगेज द प्रैक्टिशनर इंगेजिंग पार्टी रिस्पॉन्सिबल टू सब्जेक्ट मैटर, तो आप समझ गए। वो क्राइटेरिया मतलब उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो मैटर है या नहीं है। क्राइटेरिया का मतलब ये हुआ है, जैसे हमने बोला कि वो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग है या नहीं, तो ये क्या बोल रहे हो आप? सूटेबल क्राइटेरिया। तो आपको एक रीड करने के लिए टेबल दी है पूरी समरी के फॉर्म में, पूरा जो पढ़ाया है वो समरी यहां दे दी है, जिससे आप एक एट ए ग्लांस चीजों को पता कर सकें कि सर एग्जामिनेशन इंडिपेंडेंस रिक्वायर्ड होगी, रिव्यू रिक्वायर्ड होगी। ये पूरा का पूरा जो, क्योंकि कल इसके ऊपर हम ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, शुरू के 15 से 20 मिनट, तब तक आपकी ड्यूटी ये कि ये वाले को सिर्फ एक बार रीड करके आना है। फिर मैं आपको बहुत सारे यहां पर आपके सामने परमोटेशन कॉम्बिनेशन क्या करूंगा, रिपीट करूंगा, और उसको ये करके आएंगे। और टुमारो के लेक्चर में हमारी जो यूनिट है 1 क्या हो जाएगी, वो फिनिश हो जाएगी। संडे हम लोग डिस्कस करेंगे सिमुलेशंस। तो मैंने आपको ग्लैम की बुक्स भी पहुंचा दी है डिजिटल फॉर्मेट में, सभी को मिल गई होंगी डिजिटल फॉर्मेट में। आप क्या करेंगे, उस बुक को एक बार रीड करके आएंगे संडे के पहले पहले। मतलब आपका एक टास्क मैंने और दे दिया है कि आपको वो डिजिटल बुक जो आपको प्रोवाइड की गई है
उसकी सारी पूरी की पूरी एक एक लाइन को आप एक बार पढ़कर आएंगे, प्लस मेरे नोट्स पढ़कर आएंगे। और ये सारी यूनिट एडवांस में बता रहा हूं, क्योंकि कल कोई बच्चे ना आए तो आपकी ड्यूटी अगली क्या है, क्योंकि कल हम 3 सब यूनिट फिनिश कर देंगे, छोटी छोटी हैं वो। तो नेक्स्ट टारगेट पहले से डिसाइड हो जाएगा कि आज हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया है, तो कल हमें केवल ये और ये पढ़ना है दोनों। कल हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वालिटी कंट्रोल के क्वेश्चन हम संडे डिस्कस करेंगे, तो हमारी यूनिट फिनिश हो जाएगी। और फिर आपको करना होगा सिमुलेशंस। तो सिमुलेशंस पहले मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा, लेकिन सिमुलेशन तभी उठाएं जब आपका स्कोर 80 के ऊपर पहुंच जाए और आप अपने एक समरी नोट्स बना लें, तब जाके आप सिमुलेशन की ओर मूव ऑन करेंगे। और सिमुलेशन मेरे साथ साथ करते चलेंगे क्लास में। तो आपको एडवांस में बता रहा हूं कि संडे के दिन क्लास मिस मत करना। 4 से 6 जो हमारी क्लास होगी उसमें हम सिमुलेशंस को डिस्कस करेंगे। तो अब आपको के पास टास्क बहुत आ गया है। और जिन बच्चों ने नया नया ज्वाइन किया है, जो आज कल में ज्वाइन किए हैं,